चलिए, क्लास ये आपको प्रीमियर फॉर्मेट में अब अवेलेबल हो रही होगी, ठीक है ना। हम लोगों ने अभी शुरू में जो 7 क्वेश्चन कर लिए थे दोपहर के टाइम पे, मैं उन्हें वापस यहाँ पे आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाके चलेंगे। देखना, पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या था कि पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो ये कहां पर है? ये हमको मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में जाकर। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था? भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहां पर है? हरियाणा फरीदाबाद में ये स्थापित किया जा रहा है। सेकंड हमारा क्वेश्चन था, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया, है ना। और न्यूजीलैंड का ये लक्ष्य धूम्रपान मुक्त होना कब तक है? ये है 2025 तक, जिसके लिए इन्होंने बोल दिया कि 1 अगस्त 2009 उसके बाद जितने लोग पैदा हुए इन्हें किसी प्रकार का टोबैको सेल नहीं किया जाएगा। वैसे अभी पेपर पढ़ने में आया था कि इंदौर में जो लड़कियां हैं ये सुट्टे का अलग ही प्रकार का नया रिकॉर्ड बना रही हैं, ऐसा यानी कि नशेड़ी होती जा रही हैं। चलो खैर, अगला, निम्न में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो वो क्या है? प्राकृतिक वास का विनाश यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटाट। देन यहां पर क्या है? निम्न में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? घरेलू अपशिष्ट, मूत्र, मल पदार्थ, कीटनाशक। तो ये कौन सा? कीटनाशक नहीं है। बाकी तीनों यहां पर क्या है? बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं सा? जैव अपघटक। देन रियो शिखर 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। बाकी 2 बातें यहां पर और बोल दी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे? 1987 के टाइम पे ओजोन से। और किगाली सी के क्या है? एक एडेंडम है जो कब आया था? 2016 के टाइम पे जाकर आया था। देन अपना यहां पर क्या है? शैवाल और कवक के बीच लाइकेन बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे हम बोलते हैं पारस्परिक आश्रय सिद्धांत, दैट इज म्यूचुअलिज्म, ठीक है ना। ऐसा, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। वह वास्तविक स्थान या जगह जहां कोई जीव रहता है कहलाता है हैबिटाट। हैबिट नहीं है भैया, हैबिटाट है, ठीक है ना। ऐसा हैबिटाट यानी कि आवास, इकोसिस्टम, निश या फिर बायोम। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बिल्कुल सही, वो है क्या? निश। क्या है निश? निशी वो जगह होती है जहां पर क्या है? एक व्यक्ति रहता है। जैसे कि आप देखो, मैं अपनी निश की बात करूं तो मेरा घर यहाँ पास में, कोचिंग पास में, बाजार पास में, मतलब मेरे रोजमर्रा के जितने भी काम है इस आसपास के क्षेत्र से होते हैं, पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये जो एरिया जहां मैं रह रहा हूं वो मेरा क्या है? निश है, जहां पर मेरे रहने का भी है, खाने का भी है और मेरे जो प्रोफेशन है उससे भी क्या है? संबंधित क्षेत्र है, ठीक है। ऐसा, आइएगा अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद यानी कि द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एनर्जी या फिर शुगर, है ना। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है जिसमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों के दोनों उत्तरदायी होते हैं, उसमें बाय प्रोडक्ट क्या है? तो वो है हमारा क्या? ऑक्सीजन। क्या है वो? ऑक्सीजन। भैया ध्यान रखना, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है। हालांकि अपन लोग के लिए वो मेन है, लेकिन प्लांट के लिए क्या है? बाय प्रोडक्ट है कि नहीं। बाकी CO2, एनर्जी और शुगर, ये वो 3 चीजें हैं जो प्रोडक्ट के लिए क्या है? मेन होती है। ऐसा, प्रोडक्ट नहीं, प्लांट के लिए मेन होती है। ऐसा, विश्व का पहला कैमल, ये कैमल है भैया, कारमेल नहीं है, ये कैमल है, ऊंट, ठीक है सर। ये कैमल है, कैमल ऊंट हॉस्पिटल है। इन चारों में से किस शहर में? तेहरान में, जयपुर में, बीकानेर में या फिर दुबई में? तो बताओ भैया, हमें कहां देखने को मिलेगा? बीकानेर में भी ऊंट है, जयपुर में भी ऊंट है, तेहरान ईरान वहां पर भी ऊंट है, दुबई वहां तो खैर है ही, लेकिन वहां पर चीते भी हैं। ऐसा, तो उसका राइट आंसर क्या है? वो है दुबई, वो है दुबई, ठीक है ना। तो जो पहला अस्पताल है किसका? कैमल का, वो कहां पर? दुबई में स्थापित किया जा रहा है। दुबई तो अपने आप में बहुत शानदार जगह है, ठीक है ना। अभी आपको पता होगा हमारे यहाँ पर एक कांस्टेबल है, RTO कांस्टेबल सौरभ शर्मा, इसकी प्रॉपर्टी का दुबई में पकड़ी गई है। ऐसा, अब बाकी है क्या नहीं है ये तो पता नहीं है, जो बताया गया वैसा। और दुबई में आप देखना बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो इंडिया को छोड़कर दुबई में सेटल होना चाह रहे हैं, क्योंकि दुबई में जो सरकार है ये क्या बहुत ही मिनिमम टैक्स या फिर नो टैक्स लेती है, आप ये मान लो। तो फिर लोग वहां पे रहना पसंद करेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर आप दुबई में जाके रह रहे हो तो हो सकता हो आप पर फाइन पे फाइन लगे यदि आपने वहां के कानूनों का पालन नहीं किया। अगर मान लो आपको रॉन्ग साइड पे चलने की आदत है, सड़क पर थूकने की आदत है, टॉफी का छिलका फेंकने की आदत है ना, और आप जो है चलते चले जा रहे हो, पता पड़ा का फोन बराबर मोबाइल फोन टू 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 करने में लगा है, समझ जाना बैलेंस जा रहा है कहां से? आपके मेन अकाउंट से, बैंक के, ठीक है। चलिए, ना कि फेसबुक के। अगला, 5 गैंडा रेंज राष्ट्र यानी कि इसे बोलते हैं 5 राइनो रेंज नेशन। एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा 2019 पर हस्ताक्षर किए वे है, ये भारतीय नहीं है, वो भारत है, वे है भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया। और इन 4 में से कौन है इसके अलावा? ठीक है ना, ठीक है, 4 तो आपको यहां मिल गए। इंडिया को यहां मिल चुका है, नेपाल है, मलेशिया है, इंडोनेशिया और वियतनाम है। क्या बताइएगा? क्या थाईलैंड है, क्या म्यांमार है या फिर भूटान है? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या है? वो है भूटान, ठीक है ना। तो जो 5वां देश है वो कौन सा है? वो है भूटान, ठीक है। पहला यहां पर कौन सा है? वो है भारत,
दूसरा यहाँ पे कौन सा है, नेपाल, तीसरा कौन सा है, मलेशिया, चौथा कौन सा, इंडोनेशिया, और पांचवा यहाँ पर कौन सा, वो है भूटान। ठीक है, भूटान, जहां पर क्या है सबसे ज्यादा सुखी लोग रहते हैं, वेरी हैप्पी लोग यहाँ पर रहते हैं। बहुत अच्छी जगह भी भूटान, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप ज्यादा भारत से परेशान हो गए, भारत में रह के लोगों से यहाँ के परेशान हो गए, तो भूटान चले जाओ कुछ समय के लिए, बढ़िया घूम पे कराओ, पूरा माइंड आपका शानदार फ्रेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है, स्यूडोमोनास, शैवाल, लाइकेन या फिर जिम्नोस्पर्म। आपसे बोल रहे हैं कि पॉल्यूटेड एरिया में इन चारों में से कौन नहीं उगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने अपनी पहली वाली मैराथन क्लास में कवर करा था। वो अपना आंसर क्या है, वो है लाइकेन। कौन है वो, लाइकेन। क्योंकि अगर मान लो कहीं पर किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का जो पॉल्यूशन है ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो समझ जाओ वहां से लाइकेन क्या है, गायब होना शुरू हो जाएंगे। बाकी स्यूडोमोनास इसका प्रयोग कहां पर होता है, जहां पर क्या है समुद्र में जो तेल फैल जाता है ना उसको साफ करने के लिए, समुद्रीय तेल को साफ करने हेतु। ठीक है, ऐसा ये चीज। चले आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर स्थित है, तिरुवनंतपुरम केरल, फरीदाबाद, जोधपुर या फिर नई दिल्ली। है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में आने का इनका बिल्कुल बन सकता है, कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। ठीक है, ये राजस्थान पीएससी में पूछा गया था। तो वेयर इज राजीव गांधी सेंटर फॉर बायो टेक्नोलॉजी लोकेटेड, तो वो कहां पर है, वो है तिरुवनंतपुरम में। कहां पर है, वो है तिरुवनंतपुरम केरल में जाकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। जोधपुर, इसमें क्या हमारा काजरी है। ठीक है ना, सेंटर फॉर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसा। चलिए फरीदाबाद हम पीछे देखकर आए थे, आ गया ये। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन कितना है, 40, 50, 70 या फिर 20। ठीक है ना, यानी कि जो हमारे अमेजन है, अमेजन के जंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के फेफड़े। अमेजन के जंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, लंग्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के फेफड़े। तो कितने फीसदी जो आपकी ऑक्सीजन उसका निर्माण करते हैं, ये करते हैं 20%। कितने का, 20% का। इसके अलावा यहां पर एक चीज देख लेना, पृथ्वी की किडनी भी आती है, किडनी ऑफ अर्थ। जो किडनी ऑफ अर्थ है वो किसे कहा जाता है, किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है आपके आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स को। किसको, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स को किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, 71, 74, 81, 86। यानी कि अल्टीमेटली ईपीए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया था कब, बिल्कुल 1986 के टाइम पे। बाकी जो 74 है यहां पर तो अपने क्या था, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट था। यहां पर क्या था, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट, कब, 1974 के टाइम पे जाकर। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, उत्तरी सरकार तट, मन्नार तट, खंबात तट या फिर केरल का तट। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा कोस्टल रीजन है जहां पर क्या है सबसे ज्यादा जो टाइडल एनर्जी है उसका क्या होता है, प्रोडक्शन किया जाता है। तो वो अपना कौन सा है, ठीक है ना, सीधी बात है गुजरात, है ना, कोई डाउट वाली बात नहीं। तो अपना खंबात का तट, ठीक है ना, बे ऑफ खंबात, इसे हम लोग क्या कैम्बे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैम्बे। खंबात की खाड़ी को हम लोग कैम्बे भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है, चेन्नई, कोचीन, अहमदाबाद या फिर न्यू दिल्ली। तो बताइएगा इन सभी में से राइट आंसर अपना कौन सा है। तो देखो यहां पर सौर ऊर्जा द्वारा संचालित, ठीक है, तो वो है हमारा कौन, वो है हमारा कोचीन। ठीक है, जो कहां पर है, केरला में है। ये कहां पर है, केरला में। ठीक है, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव इन चारों में से क्या होता है, फास्फोरस, ओजोन, मीथेन या फिर एल्यूमिनियम आयन। बड़ा सिंपल है, आपको मैंने पहली क्लास में बताया था। ठीक है ना, तो जो आपका फोटो केमिकल स्मोक है ये आपकी 2 दिन पहले थी कि नहीं थी, ठीक है ना। इसे एक को हम लोग क्या बोलते हैं, लंदन स्मोक, जो सर्दियों के टाइम में लेती। एक हमारी कौन सी थी, लॉस एंजलिस स्मोक, जो कहां थी, ये अमेरिका में जाके मिली थी। ये कब थी, ये थी विंटर सीजन में, और ये कब थी, ये थी समर सीजन में। ऐसा ये दोनों क्या है, फोटो केमिकल स्मोक है, जिसमें क्या है दिखता ही नहीं बिल्कुल ऐसा, फोटो केमिकल स्मोक। और यहां पर क्या है, यहां होता है ओजोन। यहां हमारा क्या है, ओजोन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव निम्न करणीय है, कांच की बोतल, प्लास्टिक के कप, एल्यूमिनियम फॉइल या फिर ऊन।
ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चार ऑप्शन देख के समझ चुके हो कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो वो अपना क्या है, वो है वूल यानी कि ऊन। ऊन ही तो ऐसी चीज है ना जो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, बाकी यहां पर कोई भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है कि नहीं सर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या फिर पाकिस्तान। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना? आपको तो बस ये चेक करना है कि कहां नदी बह रही है और उस नदी में कहां से, उस नदी के आसपास, मतलब वो नदी जिस क्षेत्र से निकल रही है उस क्षेत्र के आसपास कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं और उन फैक्ट्री से क्या निकल रहा है, आर्सेनिक। तो सीधी बात है, गंगा वो नदी का नाम है और ये हमें कहां मिलेगा, बांग्लादेश, ठीक है ना, जहां पे गंगा नाम पद्मा हो जाता है ये चीज। चलिए आगे आएगा, निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, परमाणु ऊर्जा, गोबर या फिर लकड़ी। ठीक है, आपसे बोला कि बायोमास का कोई स्रोत ही नहीं है, तो कौन नहीं है इनमें से? देख के समझ में आ रहा है कौन है, परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, हमारे भारत में जब हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम हमें क्या मिलता है, थोरियम एज ए न्यूक्लियर फ्यूल मिलता है, सीधी बात है। लेकिन इसके लिए जो टेक्निक है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन इंडिया प्लस ब्राजील का एक ज्वाइंट वेंचर चल रहा है, इस पर क्या है, एक नई टेक्निक के विकास को लेकर R&D चल रहा है। ठीक है, इंडिया और ब्राजील के द्वारा इस पर टेक्निक पर काम करने के लिए, वरना हम लोग तो क्या यूरेनियम का यूज मैक्सिमम करते हैं, है कि नहीं ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोरियम हमें कहां मिलता है, ये हमको मिलता है केरल कोस्ट पर, केरल के तटों पर ऐसा। ठीक है, चलें अगला प्रश्न, केबुल लामझाओ निम्न में से किस झील पर अवस्थित है? लोकटक, डल, वुलर या फिर कोलेरू। ये भैया कोलेरू है, कोलेरू। तो बताइएगा जो केबुल लामझाओ है ये कहां पर स्थित है भैया, भाइयों बहनों? बिल्कुल, ये कहां पर है, ये है लोकटक पर। ये कहां पर है, ये है लोकटक पर। केबुल लामझाओ किस झील पर है? ये लोकटक झील पर है। ठीक है ऐसा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं यहां से अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? कोटा, मुरादाबाद, इंदौर या फिर पटना। ये आपसे जो पूछा गया है किसके हिसाब से, 2022 के हिसाब से पूछा गया है कि नहीं साहब। तो 2022 के हिसाब से यहां पर कौन सा है, वो है हमारा मुरादाबाद। कौन है, मुरादाबाद। ये कहां पर है, यूपी में, पीतल की नगरी है ना। मुरादाबाद को जो पीतल है काफी फेमस है। ठीक है, ये चीज। फिरोजाबाद की जो चूड़ियां हैं ये काफी क्या है, फेमस है ऐसा। चलिए आगे आते हैं, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? जो मिलावट विहीन हो, जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, जो पर्यावरण से मित्रवत हो या फिर जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हो। तो अरे भैया कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा यहाँ पे क्या है, इको मार्क। क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे, इको मार्क, यानी कि इको मींस यहाँ पे एनवायरमेंट की बात की जा रही है, तो जो क्या हो, पर्यावरण से मित्रवत हो। विच इज कहां गया ये ना, विच इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है, सी इसका यहां पर क्या है, आंसर है। ठीक है सर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहां पर भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक, क्या बोल रहे हैं आपसे, प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम, इसका नाम है क्या है, इसका नाम है एक्वेरियम, का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तो कर्नाटक, मतलब कहां किया गया, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर तमिलनाडु। तो बताइए सर राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो ये कहां पर है भैया, ये बंगलुरु कर्नाटक। ठीक है, ए इसका क्या है यहाँ पे राइट आंसर है ऐसा, आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज। आगे आइएगा, सीएनजी बनी होती है मीथेन से, प्रोपेन से, इथेन से या फिर ब्यूटेन से। बड़ा कितना सिंपल सा प्रश्न भैया, आपसे पूछेंगे सीएनजी किससे बनी हुई है, ये किससे बनी सीएनजी, ये बनी बिल्कुल मीथेन से। किससे बनी है, मीथेन से, है ना। एलपीजी जो होती है हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये किससे, नॉर्मल ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बनी हुई होती है ना। जो एलपीजी होती है, यहां पे देखने के बाद एलपीजी गैस जो होती है, ठीक है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिक्सचर है ऐसा। और एलपीजी में ये एक गंधहीन गैस होती है ना। ये कैसी है, ये गंधहीन है, लेकिन फिर ये में गंध आती है। तो जो गंध आ रही है आपको बताए, उस गंध को लाने के लिए, है ना, गंध हेतु इसके अंदर क्या मिलाते हैं, इसमें मिलाते हैं इथाइल मरकेप्टोन। क्या मिलाते हैं, इथाइल मरकेप्टोन को मिला देते हैं। ठीक है ना ऐसा। चलें आगे बढ़ते हैं यहां से अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य इन चारों में से क्या था?
इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना, गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो 1985 के टाइम पे श्री राजीव गांधी जी के द्वारा जो ये है आपका क्या कहते हैं गंगा एक्शन प्लान, ये लाया गया। वर्तमान में भारत सरकार जो मोदी सरकार है, ये भी कैसे बड़ा शानदार काम कर रही है। ठीक है ना, मतलब काफी तक अच्छा काम किया गया। हालांकि देखो वक्त लगता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि गंगा नदी को हमने क्या काफी लंबे टाइम से मैला कर रखा है, तो वक्त लगेगा, लेकिन ये कि कभी ना कभी साफ वो होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना सर, तो ये किसके लिए, ये है पॉल्यूशन को, इसके जल को केवल प्रदूषण से बचाने के लिए। ठीक है ना, और वर्तमान में सरकार के जो टारगेट है वो रिवाइज हो गए हैं ना। अब तो वहां पर क्या है, जो गंगा नदी है उसे क्या लिविंग एंटिटी यानी कि जो जीवित प्राणी है उसका दर्जा दे दिया गया है। आइए आगे आते हैं यहाँ पर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए, रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए, वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन के स्तर के संगणन के लिए। तो बीओडी लिखा है यहां पर। तो ये किसके लिए भैया बीओडी? बीओडी माने क्या, जब भी पानी में प्रदूषण ज्यादा हो जाए, है ना, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, तो वहां पर बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी और वो क्या करेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे उस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए। यानी यहां पर अपना राइट आंसर क्या है, वो है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, टू चेक पोल्यूशन इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वे इनमें से कौन है? लेमना, एजोला, वुल्फिया, ट्रेपा। ये आपको मैंने पहली वाली क्लास में बताया भी था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर वापस से आ गया, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? वो एक फर्न है और वो कौन है? वो है एजोला। ठीक है ना, एजोला ये क्या है? ये एक फर्न है। ठीक है ना सर, ये कौन है? फर्न है। कौन? एजोला। इसका यूज किया जाता है एजोला का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा वुल्फिया, लेमना ये नहीं है, ट्रेपा ये पानी पाया जाता है। ठीक है ऐसा। अगला आइएगा, निम्न में से किस हंसी पैदा करने वाली गैस के, मतलब किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? अमोनिया को, नाइट्रस ऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को? बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। ये जो अमोनिया है, ठीक है ना, इसका यूज कहां पर होता है? इसका यूज तो होता है आपके जो होते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट, यूज एज अ रेफ्रिजरेंट, सीधी बात, शीत भंडारों में। और जो हमारे राइट आंसर हंसी वाली वो गया, वो अपनी है नाइट्रस ऑक्साइड गैस। ठीक है ना सर। कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है? ये ब्लड से जाके जुड़ के क्या बना देती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को बना देगी। सीधी बात है, किसको बना देगी? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो बड़ा स्टेबल कंपाउंड होता है। बाकी सीएफसी क्या है? ये ओजोन डिप्लीशन गैस है, ओजोन को बर्बाद करने वाली गैस। कौन? सीएफसी। अगला क्वेश्चन, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन के, ब्रोमीन के, क्लोरीन के, फिर आर्गन के? तो बताइएगा किसके ये महत्वपूर्ण स्रोत है? बहुत बढ़िया, ये किसके? ये है आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत। ठीक है सर, ध्यान रखिएगा, समुद्र में जो शैवाल मिल रहे हैं ये किसके? आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है सर। आर्गन अपनी यहां पर क्या है? ये हमारी नोबल गैस है। ये हमारी कौन सी गैस है? ये हमारी नोबल गैस है। कौन सी? आर्गन। चलो आगे आओ यहां पर। निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? नेफेंथिस, ये नेफेंथिस है भैया। नीलंबो न्यूसीफेरा, निकोटियाना टोबैकम, या फिर अरे अच्छा सही है यार, ये नेफेंथिस यहां पर है, निक्टेथियस है, सही कह रहा है ना, जो निक्टेथेंस है, ये एक प्रकार का औषधीय पौधा है। सीधी बात है, हमारा राइट आंसर क्या वो है? नेपेंथिस। ठीक है ऐसा, ये कीटभक्षी पौधा है भैया। कौन? नेपेंथिस। चलिए, ब्लैडरवर्ट, ये भी क्या है? एक कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आओ, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? अरे भगवान, सबको पता है, आज वैसे भी 14 फरवरी है। ठीक है ना, आपके पास हृदय में 4 चैम्बर है ना, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। 4 टॉफियां लेकर जाओगे, जो स्वीकार कर ले बस। तो अपने यहां पर क्या है? केवल 4, ओनली 4। ठीक है ना सर। चलिए, हंसने वाली बात नहीं है भैया। आगे बढ़ते हैं यहां से। अगला क्वेश्चन है 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर रहा था? 9वें, 10वें, 11वें, या फिर 12वें? ठीक है, तो ये कहां रहा था? ये रहा था 10वें स्थान पर जाकर। ये आपको फैक्टर याद करना पड़ेगा, सीधी बात है। ठीक है, 2022 में जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का अपना पूरा एक इंडेक्स निकला था, इसमें भारत किस नंबर पर था? भारत उस समय था
10th नंबर पर जाकर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं जल विभाजक, व्यर्थ भूमि, आर्द्र भूमि, या फिर पानी का हाउस, है ना, वाटर टैंक। बेटर यहां पे ऑप्शन कहां पर इंग्लिश में लिखें, वाटर शेड, वेस्टलैंड, वेटलैंड, या फिर वाटर टैंक। तो राइट आंसर हमारे पे क्या है, आपने पता भी, आपने सुना भी होगा, सरकार तो स्कीम चला रही है, नया घर बनाओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अपना राइट आंसर यहाँ पे क्या वो है, वाटर शेड। किससे संबंधित है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या है, संबंधित है। ठीक है ऐसा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्न में से किस वर्ष बनाया गया, 1974 में, 1975 में, 1976 में, या आपको मैं अभी पीछे बताकर आया भी था 1977 में। तो कब बनाया था भैया, जल आया कि नहीं यहाँ पे, जल तो कब आया था, वो 1974 के टाइम पे जाकर आया था। ठीक है, चलिए आप दो क्वेश्चन रिपीट हो रहे सारे यहाँ पर। अगला, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, दलदल, तालाब, नदी, या फिर धसाऊ क्षेत्र। ये धसाऊ नहीं, ये अपने यहाँ पर क्या है, दलदली क्षेत्र आपको बताया, मार्शी एरिया नहीं, अपने यहाँ पे क्या है, दलदली क्षेत्र। ठीक है ऐसा। चलिए, स्वयं, पॉन्ड्स, रिवर। तो देखो इसका राइट आंसर क्या है, आप अगर चार ऑप्शन देखो तो यहाँ पे एक बार नदी ऐसी जो आपको बहती दिख रही है, बाकी ये सारे एक जगह रुके हुए हैं ना। तो लोटे यानी कि लोटा लेके जाना, लोटा लेके व्यक्ति यहाँ वहां जाता रहता है, नदी भी क्या है यहाँ वहां जाती रहती है, तो लोटे से कोई याद हो जाएगा। बाकी का अपना कौन सा वर्ड है, एक अपना लेंटिक वर्ड, लेंटिक यानी कि एक जगह लेटे रहना। लेंटिक माने यहां पर आप क्या मान लो, एक जगह रुका हुआ, जो क्या है, एक जगह पर लेटा हुआ है। लेटा हुआ कौन रहते हैं, वो स्वाम्प रहेगा, वो पॉन्ड्स रहेंगे, वो मार्शी रहेंगे, वो आर्द्र भूमियां रहेंगी। ठीक है ना ऐसा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डायवर्सिटी कहां पर स्थित है, मुंबई, जामनगर, भावनगर, पोटेशियम। ये क्या है, पोटेशियम नहीं, कुछ और होगा, ये पोटेशियम लिख दिया यहां पर, है ना ये चीज। चलो खैर जो भी हो, पोटेशियम तो खैर कुछ है ही नहीं है। अब ये तीन ही ऑप्शन है आपके सामने यहां पर इस समय, तो ऐसा है। तो ये कहां पर है आपको पता होगा, हमारे हाथी मेरा साथी यानी कि अनंत अंबानी, ऐसा, उसकी शादी का जो मेन फंक्शन है कहां पर होता, जामनगर गुजरात में, ये वहीं पर ही है। ठीक है सर, ठीक है। तो हाथी मेरा साथी, और सीधी बात है यहां पे क्या है, बायोडायवर्सिटी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपको ऐसे करके याद हो जाएगा। ठीक है सर, हालांकि वो अच्छा काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा, हाथी मेरा साथी जानवरों के लिए काफी अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जब खुद के लिए कर सकता है तो औरों के लिए कर सकता है ना। आइए, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं, वृक्षवासी, स्थलीय, बिल बनाने वाले, या फिर मरुद्विद। ये तो बड़ा सिंपल सा भैया, आपने पढ़ा भी है। रेगिस्तान में जो पौधे उगाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो तो हमारे जीरोफिटिक प्रकार के पौधे, जैसे कि कैक्टस, कैक्टाई। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या वो है, मरुद्विद, यानी कि जीरोफिटिक एनिमल्स। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पर एक जानवर मिलता है, उसका नाम क्या है, कंगारू रैट। क्या है, कंगारू रैट, यानी कि एक चूहा है जो क्या है, कंगारू तरह उचक उचक के चलता है। ठीक है ना सर, उसे क्या बोलते हैं, कंगारू रैट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना, आपको पता है कि कौन सा कैसा क्या। सबसे बढ़िया इसका तरीका यहाँ पे देखो, इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में बहुत आसान है। पेप्टिक अल्सर वायरस, डेंगू, प्रोटोजोआ, एलिफेंटिसिस वर्म, मलेरिया वायरस। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको जोड़ना है। आइए जोड़ते हैं, इसको यहाँ पर जोड़े तो देखना रंग बदलते हैं। पेप्टिक अल्सर जो होता है, ये किससे होता है, पेप्टिक अल्सर ये होता है आपके वायरस से। किससे होता है ये, वायरस से। ठीक है ना ऐसा, एक मिनट रुकना, इसको अपन थोड़ा सही कर दे। देखो मलेरिया किससे होता है, ये होता है प्रोटोजोआ से। वायरस यहाँ पे 2 बार लिखा है ना, इसीलिए सही कह रहे हो। ठीक है, जो डेंगी है, डेंगी किससे होता है, ये होता है वायरस से, ऐसा। एलिफेंटिस किससे होता है, वर्म से, वो चेरियर वर्म था नहीं था। बाकी हमारा जो पेप्टिक अल्सर है ये किससे, वायरस है। अब देखो पेप्टिक के लिए या तो 1 या फिर 4, तो ए का 4 यहां पर दिया है ना, कहां पर, आपके बी ऑप्शन में जाकर। तो देखो ए का 4, बी का 1 है ना, और सी का 3 बिल्कुल सही है, और डी का 2। आप एक पकड़ लो, डी का 2 वो कहां मिलेगा, आपको बी में मिलेगा जाकर। ठीक है, क्योंकि यहां वायरस 2 बार लिखा है इस चक्कर में। चलो अगला क्वेश्चन, पोषक स्तर बनते हैं। ठीक है, तो कहां बनते हैं, खाद्य श्रृंखला में जीवों में केवल पौधों के संबंध होने से, केवल जंतु से, या फिर केवल मांसाहारी जंतुओं से। जब आपसे यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल की बात की, तो ट्रॉपिक लेवल में तो आप देखो ना, सभी लोग आ जाएंगे ना, पेड़ पौधे जानवर, है ना, भक्षक रक्षक हर कोई। तो अपना राइट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन, खाद्य श्रृंखला में जीवों से। ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबव यहां पर आ चुके हैं, ऐसा है। कोई दिक्कत,
ये कहाँ पे चल रहा है? वही तो मैंने कहा, चलो बंद कर दो उसको। चलो, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर चीज संभल नहीं पा रही है, पक्की बात है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, अंदर की ओर लाना पड़ेगा, है कि नहीं सर? तो हमारा राइट आंसर यहां पर क्या है, वो हमारा इन सीटू कंजर्वेशन है ना, इन सीटू कंजर्वेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है? ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है पहले फर्स्ट क्लास में। कहां मिलता है? ये बोलता है जम्मू कश्मीर में जाकर। कहां मिलता है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, असम में तो हमें एक वन हॉर्न राइनो मिलता है। राजस्थान क्या है, ये शेरों के लिए फेमस है, और यहाँ पर क्या है, साइबेरियन क्रेन चलकर आता है राजस्थान में ऐसा। और जो केरल है वहां पर हमें क्या लंगूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा तृप्त होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, प्रकीर्ण और विकिरण, परावर्तित और विकिरण, लघु तरंग सौर विकिरण। ठीक है, थोड़ा अजीब सा हिंदी में, इंग्लिश में बढ़िया है। लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, स्कैटर्ड एंड रेडिएटेड, रिफ्लेक्टेड एंड रेडिएटेड, और शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या है, वो है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, आपको मैंने बताया भी था 340 से 780 NM। ठीक है ना, ये पूछते हैं भैया आपसे, ये वेवलेंथ है किसकी, दृश्य तरंगों की, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, दृश्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य है। ठीक है ना ऐसा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्न में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? अरे यार ये क्वेश्चन तो पीछे आ चुका है, आपको मैंने बताया था। तो कौन नहीं होता, वो आपका न्यूक्लियर एनर्जी नहीं होता। बाकी सारे यहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना ऐसा। आगे बढ़ते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो इन 4 डेट में से कब मनाया जाएगा? 15 अप्रैल को, 5 अक्टूबर को, 15 जुलाई को, या फिर क्या 28 अक्टूबर को। तो इसका राइट आंसर भैया क्या है? ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये है हमारा बी, यानी कि 5 अक्टूबर। ठीक है ना। बिहार में जो ना जो डॉल्फिन वेधशाला है वो भी खोली गई है। विक्रमशिला बिहार में जो डॉल्फिन वेधशाला है वो भी क्या की गई है, खोली गई है। ठीक है ना सर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण ट्रॉपिक स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्न द्वारा समझा जा सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, न्यूटन सेकंड लॉ, या फिर न्यूटन थर्ड लॉ। तो क्लियर है, हमको देख के समझ में आ रहा है कि इन दो तो कोई सेंस बनता ही नहीं है, जो है किन दो का है। इनमें से भी हमारा राइट आंसर क्या है, वो है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम के द्वारा, है ना, जो ये बताता है कि किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। एक स्तर से दूसरे स्तर में आते आते ऊर्जा का बराबर होता है ह्रास होता चला जाता है ना, ये चीज। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, IIFM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये कहां पर है? आपने क्वेश्चन कहीं बार लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट है वो कहां पर है, वो है देहरादून में। बाकी मैनेजमेंट बोर्ड आ जाएगा तो वो कहां से होगा, वो होगा हमारी राजधानी भोपाल से। ठीक है, तो ये कहां पर है, ये है भोपाल में जाकर। अगला क्वेश्चन, वह क्षेत्र जो 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है वो क्या कहलाएगा? इकोस्फीयर, इको बाउंड्री, इको ट्रायंगल, या फिर इकोटोन। तो भैया वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है आपका इकोटोन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। बाकी ये तो अलग ही प्रकार के वर्ड है जो आपने कभी पढ़े ही नहीं है। इन चारों में से ये वर्ड जो आपने क्या पढ़ रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, 10% नियम इन चारों में से किससे संबंधित है? कुछ देर पहले आपको बताकर भी आया था। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, मूवमेंट ऑफ बर्ड, मूवमेंट ऑफ वाटर। देख के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? तो ये हमारा राइट आंसर क्या है, वो है ए। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचा है ना। ये जो 10% लॉ है ये किसके द्वारा, ये लिंडेमान के द्वारा दिए गए है ना, प्रपोज्ड बाय लिंडेमान। ठीक है ना, इसे 10% ऑफ एनर्जी का लॉ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर, निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास गेहूं आम, घास बकरी आदमी, बकरी कौवा हाथी, या फिर घास मछली बकरी। कौन किसको खाएगा, वही यहां पर क्या है, खाद्य श्रृंखला मतलब होता है। तो देखो घास को खाती है बकरी, बकरी खाता है कौन, आदमी। बाकी आदमी को खाया तो खाया अलग बात है। ठीक है ऐसा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, वो है डी। ठीक है ना ऐसा। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर,
पारिस्थितिकी तंत्र, इन चारों में से क्या है? पेड़ पौधों की दुनिया, जीव जगत, संपूर्ण जीव जगत, पेड़ पौधे में प्राणी जगत या फिर जलीय जीव। तो देख के समझ में आ रहा है आप, हम लोग जो इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं यहां पर सभी प्रकार के लोग हमको मिल जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर पे क्या है? वो है सी, एंटायर लिविंग वर्ल्ड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगला क्वेश्चन यहां पे, निम्न में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? ठीक है, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान या फिर इंडियन सर्वे साइंस। ठीक है, आपने यहां पर इन सभी को पढ़ा है, केवल आपने किसको? इसको नहीं पढ़ा, इंडियन सर्वे ऑफ साइंस। ये कुछ है ही नहीं है भैया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपको जो ना कोलकाता में जाके मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? ठीक है, जल पुरुष वाली बात है यहां पर, जैसे कि सोलर मैन है कौन? चेतन सोलंकी है कि नहीं ऐसा? आइसमैन कौन है हमारे? आइसमैन का नाम आप लोग बताइएगा, मैं आपसे यहां पूछ रहा हूं। आइसमैन आपका क्या होमवर्क है ये? बाकी यहां पर अपना क्या है? वो है राजेंद्र सिंह। ठीक है, जल पुरुष किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह को कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत इन चारों में से कौन आते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वभक्षी और ग्रीन प्लांट। देखो टॉपिक लेवल पहला वाला है, तो पहला वाला टॉपिक लेवल कौन स्टार्ट करेगा? ये एक पेड़ पौधा ही शुरू करेगा, यानी अपना राइट आंसर क्या है? वो है हरित पौधा, यानी कि ग्रीन प्लांट्स। ये अपना यहां पर क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखना, हु इज द फाउंडर ऑफ चिपको मूवमेंट? मेधा पाटकर, एम.एस. स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, तो चिपको आंदोलन वाली बात है, ये भी हमने अपनी पहली क्लास में कवर कर रखा है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? वो है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है ना कि सुंदरलाल चड्ढा। ठीक है, बाकी एम.एस. स्वामीनाथन ये तो किससे? ये आपके ग्रीन रेवोल्यूशन संबंधित है। मेधा पाटकर अपने किसी नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। चंडी प्रसाद भट्ट भी, ये भी किससे? चिपको से रिलेटेड है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे मेन लीडर कौन है? वो है सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 7 अप्रैल या फिर क्या 7 मार्च। ठीक है, तो जो विश्व का पृथ्वी दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भैया बिल्कुल कब? 22 अप्रैल को। जल दिवस है 22 मार्च को। ठीक है ना ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण। लो भैया लैंटिक आ गए, आपको अभी कुछ देर पहले मैंने लैंटिक बताया था। ठीक है, तो देखो जहां जहां नदियां हैं वो तो होगा लोटिक, और ये तो होगा नहीं। अपना राइट आंसर का ए, ताला बदल दो। ये क्या है? एक ही जगह पे ठहरे यानी कि लेटे हुए हैं ऐसा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ करा? जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट। ठीक है ऐसा। तो किसने करा? बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ने। किसने करा? ऑस्ट्रेलिया ने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, आपने खुद ही बताया था कुछ देर पहले। कब? 16 सितंबर को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का 90% से अधिक जीव भार कहां पर स्थित है? क्या यह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्या यह फ्रेश वाटर वेटलैंड में, क्या यह ऊपरी मृदा यानी टॉप सॉइल में, या फिर यह महासागरों में? महासागर, मोर देन 70% भाग कौन बना रहे हैं? महासागर बना रहे हैं। इसलिए हमको सर्वाधिक ये कहां मिलेंगे? महासागर यानी कि ओशंस में जाकर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना ऐसा। महासागर के शैवाली हैं जो क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था। अरे भैया कुछ देर पहले बताया था आपको, कहां पे? उत्तराखंड में। ठीक है, चमोली जगह है ऐसा। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस। लो भैया फिर आ गया, कब आया था ये भैया? 5 जून। कब आया ये? 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान या फिर शोध संस्थान कहां पर स्थित है? मैसूर में, देहरादून में, नागपुर में या फिर केरला के एर्नाकुलम में? तो बताइएगा ये कहां पर अवस्थित है। ठीक है, तो अभी कुछ देर पहले आपको मैंने बताया भी था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI। तो ये कहां पर है? आपका देहरादून में जाकर है। कहां पर है? देहरादून। बाकी इससे संबंधित मैनेजमेंट कहां पर था? भोपाल में। ठीक है, भोपाल से होगा मैनेजमेंट, बाकी वो है कहां पर? देहरादून में। अगला क्वेश्चन यहां पे क्या है? टू मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस इन द प्लेन मिनिमम फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर्ड इज 50, 40, 33, 25। ठीक है, तो ये तो भैया नॉर्म से पूरे जो दिए गए आपको पता भी है, वो अपना क्या है? 33%। क्या है आपका वो? 33%। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल यानी कि हॉटस्पॉट कहलाता है? थार डेजर्ट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट या फिर डेक्कन प्लेटू? तो आप सभी को पता ही है यहाँ पर इसका आंसर क्या है? वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, हिमालय वाला रीजन आता है हमारा, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन आता है ना ये चीज, सुंडालैंड ऐसा। 4 है हमारे पर। ठीक है, जो टोटल हॉटस्पॉट इंडिया में कितने हैं? वो है 4। अगला आइएगा यहाँ पर आपका नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंगा बारहसिंगा नामक एक शुभंकर
पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ या फिर सतपुड़ा? आप सब लोगों ने इसको पढ़ रखा है और बहुत ही डिटेल में पढ़ रखा है। इसका राइट आंसर पे क्या है? वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? ठीक है, तो पहला है भैया, आपको पता ही है कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है? ये पहला है जो कहां पर है? उत्तराखंड में। ये कहां पर है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया है? ठीक है, रेडियो क्या किया है? टैग किया है। केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। ये मैंने करंट अफेयर में उस टाइम पढ़ा 2022 की शुरुआत में, अप्रैल में जाकर। ठीक है, और ये प्री हुआ था अपना जब शायद मई या जून के टाइम पे प्री हुआ था, ऐसा रहा था, और वहां पे क्वेश्चन आ गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या वो है? मध्य प्रदेश। क्या है? वो है मध्य प्रदेश। ठीक है ना सर। तो आपको एक चीज यहां और बता देते हैं कि जो वर्ल्ड पेंगोलिन डे है ये कब? ये 15 फरवरी को है कि नहीं ऐसा? ये आपको यहां पता रहे, वर्ल्ड पेंगोलिन डे ये कब? 15 फरवरी को मनाया जाता है। और आज 14 फरवरी है, हैप्पी वैलेंटाइन डे। कल है 15 फरवरी, कल ही क्या है? ये पेंगोलिन डे मनाया जाएगा। तो आज हैप्पी वैलेंटाइन डे और कल हैप्पी पेंगोलिन डे। ठीक है ऐसा। ये वही पेंगोलिन है चाइना वाले, ठीक है ना, अपना कोविड का वायरस SARS-CoV-2, ठीक है ना, इसी पेंगोलिन से निकल कर आया था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आंची राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बाल पकड़म नेशनल पार्क मेघालय, चंदोली नेशनल पार्क गुजरात या फिर हेमिस लद्दाख? आप सबने पढ़ रखा है यहाँ पर, आप देखो आपने तीनों पढ़ रखा है, ये तीनों के तीनों यहाँ पर क्या सही है। बाकी यहाँ पर जो गड़बड़ है वो कौन सा है? वो आपका ये वाला, कि चंदोली कहां पर है? चंदोली आपका महाराष्ट्र में। ये कहां पर है? ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये है महाराष्ट्र, ना कि गुजरात। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मिजोरम में स्थित फावंगुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन उस टाइम पे रहा था जब पीएससी में आया था। वो अपना राइट आंसर यहाँ पे क्या वो है? आपका नीला पर्वत उद्यान, यानी कि ब्लू माउंटेन पार्क। ठीक है, पहाड़ियां नीली नीली से नजर आती हैं इसीलिए। अगला क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वर्ष 2000, 2002, 2010 या फिर क्या है 2017? बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है, तो बताइए कब हुआ था ये हुआ था आपका इन द ईयर 2002। ठीक है, अभी लेटेस्ट में क्या है 23 के टाइम पे काफी अमेंडमेंट भी हुआ, ऐसा भी रहा है। अगला, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखो वन्य जीव है WPA यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो वो कब आया था? आपका 1972 के टाइम पे जाकर। और अगली वर्ष अपना क्या था? 73 में अपना था प्रोजेक्ट टाइगर, बाघों के संरक्षण हेतु। अगला, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन चारों में कौन सा? UTES, IUCN, IBWC, फिर WWF, है ना। आप सब लोगों ने बड़े डिटेल पढ़ रखा है। वो अपना क्या है यहाँ पे? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है ना ऐसा। चलिए, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये, ग्लैंड स्विट्जरलैंड ऐसा। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है? रोहिलखंड, बघेलखंड, मालवा या फिर रीवा? ठीक है, तो एरिया आपसे पूछा रहा, तो एरिया में हमारा राइट आंसर यहां पर क्या था? वो था बघेलखंड। ठीक है ऐसा, बघेलखंड मतलब पूरे बघेलखंड रीजन में। और मैक्सिमम डेंसिटी कहां पर है? वो है रीवा में। किसकी? सफेद शेरों की। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है? कान्हा, दुधवा, राजाजी, कॉर्बेट? अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था, उत्तराखंड का कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ऐसा। अगला क्वेश्चन, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किए गए? 71, 73, 77, 1991? आपको भी कुछ देर पहले मैंने बताया था। WPA कब आया था आपका? 1972 के टाइम पे जाकर आ रहा था, और अल्टीमेटली यहां पर अपना क्या है 1973, अगले ही वर्ष हमारा क्या गया? प्रोजेक्ट टाइगर सामने आ गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे बाघ राज्य कहा जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है कि बाघ राज्य भैया किसे कहा जाता है। ये किसे कहते हैं? ये हम लोग बोलते हैं मध्य प्रदेश को। ठीक है, कितने टाइगर्स भैया मध्य प्रदेश में? अभी 785 टाइगर्स हैं। ठीक है ऐसा। हालांकि नंबर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी बता दिया आपको ये चीज। एक सींग वाला गैंडा निम्न में से कहां पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा? ठीक है, तो जो एक सींग वाला गैंडा है भैया ये हमें कहां मिलेगा? तो देखो असम में तो मिलेगा, सीधी बात है। और दूसरा कहां मिलेगा? पश्चिम बंगाल में, कि उसके पास क्या लगता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे यहां पर क्या है? निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो कागज है, भोजन है, कीटनाशक,
यही तो नहीं है ना, ये हम पीछे पढ़ के आ भी चुके हैं ऐसा, ठीक है ना। बाकी तीनों के तीनों हैं केवल कीटनाशक, वो अपना क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है, सॉइल से, एयर से, नॉइस से, फिर वाटर से। तो किससे, ये ध्वनि से संबंधित है, यानी कि नॉइस से क्या है, ये रिलेटेड है, ठीक है ना ऐसा, ठीक है। इसमें क्या है, पेड़ों को लगा दिया जाता है साइड में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पेड़ सारी हरी जो होती है धूल उसको तो करेंगे एब्जॉर्ब, किसका पेड़, अशोक का पेड़। बाकी जो नॉर्मल आपके पेड़ है ये क्या करते हैं, ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपको पता है ना ऐसा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई इटाई रोग उत्पन्न करता है, पारे का, कैडमियम का, आर्सेनिक का, या फिर नाइट्रेट का, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये भी क्या है, मैं आपको पहले बता के आ चुका हूं। इसका राइट आंसर यहां पे क्या है, वो हमारा कैडमियम, ठीक है ना ऐसा। मरकरी से क्या होता है, इससे होता है मिनी माता, हमने पहली क्लास में पढ़ा भी था इसको। आर देने से क्या है, ब्लैकफुट। नाइट्रेट से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम ऐसा। आज 14 तारीख को बहुत से लोग अपनी बेबी को ढूंढते फिर रहे होंगे ऐसा, ठीक है। दोनों के लिए बेबी वर्ड है, ध्यान रखिएगा। लड़का भी लड़की को बेबी बोलता है और लड़की भी लड़के को बेबी बोलती है, ऐसा। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर मीथेन। तो देखो अल्टीमेटली यहां पर आपसे क्या पूछ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस, तो वो कौन सी है, वो आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, अगर मान लो भाई गैस वर्ड नहीं लिखा होगा तो वो अपना क्या फिर आंसर, वो अपना है वाटर वेपर, यानी कि जल वाष्प, वाटर वेपर अर्थात जल वाष्प, है कि नहीं ऐसा। चलो अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रदूषण नॉक-नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है, फ्लोराइड, मरकरी, आर्सेनिक, या फिर क्या है, कैडमियम। तो बताइए नॉक-नी के लिए कौन उत्तरदायी है, ठीक है, वो है अपना फ्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा देना जो फ्लोराइड है ना, किसके लिए, ये दांतों को सड़ाने के लिए, है ना, जो टीथ उन्हें भी ये क्या कर देता, खराब किया देता, कौन, ये फ्लोराइड, बाकी नॉक-नी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्न में से कौन सा मुख्य वायु प्रदूषक है, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो भैया कौन सा है, ये तो बड़ा सिंपल है, सीओ और SO2। देखो जहां आ गया सीओ वहां हो गया अपना आंसर, बात खत्म। बाकी कहीं सीओ यहां पर है ही नहीं है ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी है, व्हाट इज द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग। आपने पढ़ा इसको फिजिक्स में कई बार। तो ये 3 प्रकार की होती है वेव्स, इनऑडिबल, ऑडिबल, ठीक है ना ऐसा। तो बताओ यहां पर क्या है, वो आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, ये वो रेंज है सुनने वाली ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग यहां से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है ठोस में, द्रव में, गैस में, या फिर क्या, निर्वात में जाकर। तो बताइएगा कहां पर होता है भैया, तो सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, या फिर वैक्यूम में। तो अपने यहां पे क्या है, सॉलिड। साउंड वेव्स ट्रेवल्स फास्टर इन द सॉलिड, ठीक है ना ऐसा। एक मिनट रुकिएगा, चलने दो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर यहां पे चल रहे हैं, ठीक है ऐसा। नेक्स्ट, ओजोन छिद्र का कारण क्या है, एसिटिलीन है, एथिलीन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर मीथेन। अरे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, देखो रिपीट हो रहा है, TFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है सर। इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं, वेल्डिंग में, ध्यान रखिएगा, गैस वेल्डिंग। एथिलीन का यूज कहां पर होता है, पॉलिथीन बनाने में, है कि नहीं। बाकी मीथेन ये अपनी क्या है, GHG गैस है ही है ऐसा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लिए ध्वनि का स्तर क्या है, 60 डेसिबल, 100, 120, या फिर 90। अब देखो मनुष्य के लिए बोला जा रहा है भैया, ठीक है ना ऐसा। तो वो कितना होगा, वो आपको यहाँ पे मिनिमम रखना है, कितना, 60 डेसिबल तक। कितना रहता है वो, 60 डेसिबल। 100 में तो अपना डीजे आ जाता निकल कर, है ना। तो डीजे हर कोई नहीं झेल पाता, तभी आप देखना रात को 10 बजे के बाद क्या है, डीजे बजाना बंद करवा दिया जाता है ना। फिर 120 और दूर पहुंच गई है ना, मशीन की कड़कड़ाहट, सायरन,
अगला, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, यूरेनियम, इरिडियम, प्लूटोनियम, थोरियम। अभी आपको शुरुआत में ही मैंने क्वेश्चन करवाया था, वहां बताया भी था, हमारे भारत में मैक्सिमम क्या मिलता है, थोरियम। कहां पर, केरला के तट पर जाकर, ठीक है ना, मैक्सिमम क्या मिलता है हमको, थोरियम। कहां पे जाके, केरला के तट पर जाकर। चलिए आगे आइएगा, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्यतः निम्न में से किसे प्रभावित करती, सॉरी, तो ये पाचन प्रक्रिया करेगी, लिवर की कार्यशीलता को, किडनी की कार्यशीलता को, या फिर रक्त की ऑक्सीजन को वहन, ये बहन नहीं है भैया, वहन है, ठीक है ना, ऐसा वहन करने की क्षमता को। तो देखो यहां पे CO वाली बात है, तो ये क्या बनाती है रक्त साथ में, ये बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो एक स्टेबल कंपाउंड होता है, जो क्या है ऑक्सीजन से 200 गुना ज्यादा क्षमता रखता है, किससे जुड़ने से, आपके हीमोग्लोबिन से जुड़ने से। अगला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू, लो आगे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये CFC ओजोन है ना, ओजोन किससे संबंधित है, ये आपके CFC संबंधित है ऐसा। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस, क्लाइमेट चेंज, या फिर वाटर पोल्यूशन, तो क्योटो आ गया यहाँ पर, ठीक है। क्योटो अपना यहाँ पर क्या है, वो आपका क्लाइमेट चेंज, किससे, ये आपके क्लाइमेट चेंज से संबंधित, ठीक है ना ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे अपना क्या है, इन विच बेल्ट आर वॉल्केनिक एरप्शंस इज द हाईएस्ट, मिड कॉन्टिनेंटल, सर्कम पैसिफिक ओशन, मिड अटलांटिक, या फिर इंट्राप्लेट वॉल्केनिक वॉल्केनिज्म, है कि नहीं ऐसा, ज्वालामुखी वॉल्केनोज, ठीक है ना ऐसा। अब ये क्वेश्चन यहां पर क्यों है, क्योंकि इन वॉल्केनो की वजह से क्या है, जो ग्रीन हाउस गैस है ये भयंकर बढ़ रही है, इस चक्कर में क्या है, ये क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ, तो ये अपने कहां मिलेगा आपको, ये को मिलेगा सर्कम पैसिफिक बेल्ट, यानी कि जहां बोलती ना फायर ऑफ रिंग्स, ऐसा फायर ऑफ रिंग्स, ये क्या आपको वहां पर जाकर मिलने वाला है, ठीक है ना सर। चलिए अगला क्वेश्चन अपना यहां पर क्या है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, 82, 86, 84 या फिर 1980, तो बताओ कब हुआ था उसका, 2 से 3 दिसंबर, सॉरी, ये बात है भैया, चलो 1984। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था वर्ष 2006, 2003, 2009 या फिर 2005, तो आपदा प्रबंधन एक्ट यहां पर भैया बात है, ये कब बनाया गया था, ये आपका बना था 23 दिसंबर 2005 को, हमारा राइट आंसर पे क्या है, वो है वर्ष 2005, ठीक है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न यहां पर वो क्या है, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्न में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था, आंध्र प्रदेश तट, केरल, चेन्नई, या फिर क्या बंगाल तट। तो बड़ा सिंपल सा आप देखना, ज्यादातर हमारे जो तूफान आते हैं कहां पर आते हैं, आंध्र प्रदेश में जाकर ही आते हैं, तो हमारा राइट आंसर यहां पर क्या है, वो है आंध्र प्रदेश का तट, ठीक है ना। ये जो हुदूद था ये कब आया था, ये आया था अक्टूबर 2014 के टाइम पे जाकर, ठीक है। चलिए तो हमारे जो क्वेश्चन है वो यहां पर हो गए खत्म। देखिए आप एक बात सुनिएगा, अभी क्या है इंटरनेट यहाँ पे ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि काम चल रहा है वहां चौराहे पर, जिसमें क्या है जो केबल लाइन थोड़ी कट पिट गई है ना, इस चक्कर में। तो ये क्लास क्या है आपको ऐसे प्रीमियर अभी उपलब्ध हो चुकी है, और मेरी उम्मीद करो कि आप इसको देख चुके होंगे। अब चूंकि क्या आपके एग्जाम के लिए टाइम ज्यादा बचा नहीं है, मेरा ये मानना है कि अब वक्त आ गया कि आप अपना खुद का स्वयं का पढ़ें, खुद को स्वयं का रिवाइज करें। कल जो मेरी क्लास एक शेड्यूल थी, मैं उसको यहाँ से पब्लिक से हटा के प्राइवेट करवाने जा रहा हूं, कि उस क्लास को लेने का अब कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मैंने लगभग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs थे वो कवर अप कर दिए हैं, ठीक है। तो अब आपकी यहां से कोई क्लास नहीं है, अगले 24 घंटे से ज्यादा का जो समय है वो आप ही के लिए है, आपके एग्जाम से पहले वाला, जिसमें क्या आपको अपनी तैयारी को द बेस्ट करना है, ठीक है। और उस तैयारी को द बेस्ट करने के लिए एक कविता है संदीप द्विवेदी जी की, जो क्या है मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि वो जो कविता है ये क्या है आपके भीतर एक हिम्मत भरेगी, ठीक है। ऐसा ये कविता मैं लिखकर लाया हूं, संदीप द्विवेदी जी को इसका श्रेय दिया जाएगा, सीधी बात है। कविता आपके भीतर हिम्मत भरने के लिए है ना, आपको हारना नहीं है, भले ही आप पे समय बचा है, लेकिन आपने जितना रेडी कर लिया आप उसको द बेस्ट माइंड में बना के रखो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है ना। हारना नहीं है, थकना नहीं है, लगे रहना है। आने वाले 24 घंटे से ज्यादा का समय नहीं, आप मान लो 30 घंटे आपके पास है, वो आपके अपने हैं, जिस पर क्या है आपका पूरा क्या है कब्जा है। बस आपको 30 घंटे का क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम उपयोग करना है। तो वो कविता क्या सुन लीजिएगा, था टूट कर बिखरा हुआ, था टूट कर बिखरा हुआ, हारा हुआ सोया हुआ, था टूट कर बिखरा हुआ, हारा हुआ सोया हुआ, एक आग सहसा जल उठी, एक आग सहसा जल उठी, चीख कर वो कह उठी, चीख कर वो कह उठी कि इस बार रण कुछ और होगा, इस बार रण कुछ और होगा। वही सेम आपके लिए भी है, रण कुछ और होगा। लेकिन सुनना आगे की बात यहां पर, अब नहीं परवाह कोई, अब नहीं परवाह कोई, कुछ भी छूटे छूट जाए,
कुछ भी छूटे छूट जाए, अब नहीं चूकूंगा मैं, अब नहीं चूकूंगा मैं, ये वार कुछ और होगा, इस बार रण कुछ और होगा, इस बार रण कुछ और होगा, इस बार रण कुछ और होगा। इसी उम्मीद के साथ, इस कविता के साथ आप इधर हिम्मत भरते हुए मैं आपसे बोल रहा हूं, आने वाले 30 घंटे खुद को दीजिए, द बेस्ट तैयारी कीजिए, कॉन्फिडेंस बनाकर रखिए और इस एग्जाम को तोड़ दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपन लोग अगले अपने सेशन में फिर। ठीक है, थैंक यू, गुड लक, जय हिंद।